हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ना अगर पसंद आए तो आपकी मर्ज़ी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। हाल ही में किसने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडियन एसोसिएशन रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी की है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भैया, अगर आपके यहाँ दुनिया का 1% वाहन है, सिर्फ 1% दुनिया का वाहन है, तो आपके यहाँ इतनी मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट और ज़्यादा इंजरी क्यों हो रही है? लगभग 11% के लिए 11% की इंजरी भारत में हो रही है। इससे क्या है कि गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीब परिवार जो लोग हैं, उनका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो टाइम से इलाज नहीं करवा पाते हैं। इलाज नहीं करवा पाते हैं, या तो वो ऑन द स्पॉट कुछ मर जाते हैं, या इलाज के दौरान मर जाते हैं, या फिर उनका उनके जो वित्तीय संकट होती है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको कर्ज लेना पड़ता है, इधर उधर से किसी और से कर्ज लेना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया एक्सीडेंट से ज़्यादा होती है। और कभी कभी उनके पैर भी काटने पड़ते हैं, हाथ काटने पड़ते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में और देखते हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के असंतुलन प्रभाव का उल्लेख ज़्यादा किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, अगर उनके घर में एक्सीडेंट हो जाता है, तो या गरीब लोग हैं तो ऑब्वियसली है कि उनके पास पैसे नहीं होंगे। पैसे ना होने की वजह से या तो उनके परिवार जो होते डेथ हो जाता है, या तो अगर वो किसी से कर्जा लेकर के हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिशन करते ही उनका चार्ज ही बहुत ज़्यादा हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी एडमिशन नहीं मिलती है, आप किसी तरह से भी अगर एडमिशन करवा लिए तो इसी तरह से उनका क्या होता है कि जो ये असंतुलन है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लगातार वो गरीब ही होते हैं, कर्जा लेकर के एक दूसरे से कर्जा लेकर के इलाज करवाते हैं। आगे देखते हैं। भारत के पास दुनिया का 1% वाहन है, लेकिन दुर्घटना 11% होती है। मतलब इसका रीजन यही है कि भारत में रूल और रेगुलेशन इतना अच्छा नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के कोई इतनी अच्छे से कार्य नहीं होती है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि गरीब परिवारों पर सड़क पर दुर्घटनाओं का जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अभी अभी आगे मैंने बताया है। रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना, गरीब, असमानता और सड़क के संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध पर रोशनी डाली गई है। आगे देखते हैं। इस इसका जो रिपोर्ट तैयार किया गया है इन चार राज्यों से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से ही गणना की गई है, और इन सिर्फ 4 राज्यों से, और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो माफ़ी चाहते हैं कि कुछ कुछ मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने महात्मा गांधी फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी रूप दिया है? तो इसका सही आंसर होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मतलब स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च्ड। इसने इस चीज़ को लॉन्च किया है। तो आगे इसके बारे में देखते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन एंड सोशल साइंस जैसे विषयों पर पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए एक फेलोशिप का कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब जो जो युवा इन सब पे इंटरेस्ट रखते, रुचि रखते हैं, उनके कार्यक्रम, उनको पढ़ाने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ये महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के पहले चरण के रूप में जाना जाता है। इसका पहला चरण 50,000 रुपये में था, और दूसरा चरण 60,000 रुपये में पर मंथ कर दिया गया था। जो पढ़ना चाहते हैं उनको इस फेलोशिप में रुपये दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। इस फेलोशिप का मकसद जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल संपत्तियों को मजबूत बनाना है। मतलब इसका क्या मकसद है कि जो जिला कौशल प्रशासन है उसको मजबूत बनाना, जिला कौशल संपत्ति जो रहती है उसको मजबूत बनाना। लगातार जो जिले में होते हैं, जो छोटे तबके के लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए।
इसे वर्ल्ड बैंक के ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प के तहत शुरू की गई है। और अगर ये शुरू कर गए और अगर आप सभी को इसमें एडमिशन लेना है या इसमें लॉगिन कर इसमें अपना नाम दर्ज करवाना है तो IIM बेंगलुरु की एक वेबसाइट है iimb.ac.in पर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको भी कर सकता है। अगर इसमें से आपको किसी को करना होगा तो आप इसको जा करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ आएगा। आगे देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना शहर में बनाया गया है या बनाया जा रहा है। डॉल्फिन IUCN के किस लिस्ट में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। IUCN अपना रेस्ट डाटा जारी करता है, उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब अति विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। यह भारत का ही नहीं, जो अनुसंधान बनाया जा रहा है, यह भारत का ही नहीं, यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा पहला अनुसंधान बनाया जा रहा है। ये अभी बताया ना कि ये अत्यंत विलुप्त प्राय प्रजाति है और ये लगभग भारत में अब ज़्यादा बची नहीं है, लगभग वही 2000 के आसपास में ये बची हुई हैं। मतलब इनका विलुप्त प्राय होने का कारण क्या है कि जैसे लगातार जो खत्म होते जा रही हैं नदियों से, इनका जीवन खत्म हो रहा है, तो उसका मतलब कारण जो मेन कारण देखा गया है कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण है, क्योंकि ये हमेशा स्वच्छ जल में रहना ही पसंद करती हैं। ये जो नदियाँ मतलब ये जो मछली है डॉल्फिन जो है ये हमेशा स्वच्छ जल में रहना पसंद करती हैं। और फिर क्या हुआ कि जो बांधों का निर्माण होने लगा है, जगह जगह पर पानी रोक दिए जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि इस तरफ अगर बांध बना दिया गया, मान लिया कि इस तरफ ये नदी जा रही है और इस तरफ ये बांध बना दिया गया है, तो मछलियों का क्या होता है कि ये यहाँ से चलती है यहाँ तक भी जाती है। अब बीच में बांध बना दिया गया तो इनका जो टाइम पीरियड आता है बच्चे पैदा करने का, मान लिया कि ये इस टाइम यहाँ पे है और यहाँ पे ये अंडा दे दिए अपना बच्चा पैदा करने के लिए, और किसी तरह से किसी वजह से ये यहाँ गई, तो क्या करेंगे, इस तरफ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि अब भाई बांध बनने लग गया है, मानव गतिविधियाँ ज़्यादा होने लग गई हैं, तो फिर इस तरह से नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ के जो अंडा जो होगा इनका वो खराब ही जाएगा। तो इस वजह से इनकी संख्या कम होती गई, फिर कम होती गई। और एक कारण ये देखा गया कि जो अवैध शिकार होते हैं इनके, उसके वजह से इनकी संख्या में लगातार कमी देखी गई है। आइए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉल्फिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत अत्यंत विलुप्त प्राय से रखा गया है और 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित इसको कर दिया गया। इसको 2009 में भारत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कर दिया गया है। पिछले साल नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये आधारशिला रखा गया था और भवन के लिए धन निर्माण विभाग को मंजूरी दे दी गई थी। इसके जो सचिव हैं पर्यावरण विभाग के सचिव, महासचिव जो मान जाते हैं, दीपक कुमार जी हैं। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ समाज के गठन का कुछ मुद्दा था, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुका, सही हो चुका है। अब पटना विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा और उसमें इसको संरक्षित किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में फिलीपींस के खिलाफ किस देश के साथ मदद मांगी है? तो इसका सही आंसर होगा भारत से इसने मदद मांगी है। इजराइल भारत को अपना दोस्त मानता है और भारत भी इजराइल को दोस्त मानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत फिलीपींस को भी देश मानता है और इजराइल को भी देश मानता है। तो भारत ऐसा कुछ कहने से बच रहा है कि हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ऐसे इन दोनों देशों के बीच में ऐसे कुछ कहने से भी बच रहा है। अभी ऐसा कुछ निर्णय सामने नहीं आया है, सिर्फ अभी भारत की तरफ से तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आया है, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है इस चीज़ का विचार कर रही है। तो आगे देखते हैं। आप सभी के साथ ये 2 मैप साझा किए हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले फिलिस्तीन था, फिर बाद में इजराइल होगा। आप कैसे जानते हैं कि 1946 से पहले इजराइल नहीं हुआ करता था। जर्मनी के हिटलर द्वारा यहूदियों पर
एक बड़ा जीनोसाइड किया गया था, नरसंहार किया गया था समझ लीजिए। उस वक्त क्या किए थे, जो यहूदी थे भाग करके यहाँ फिलिस्तीन बसने चले आए। फिलिस्तीन में क्या है, एक यहाँ इस मैप में देख सकते हैं जेरूशलेम है। जेरूशलेम में मानते हैं कि उनके गॉड का जन्म हुआ था, धर्म स्थल है उनका, तो इस वजह से वो यहाँ चले आए थे। फिर अनप्लान्ड तरीके से उन्होंने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया 1947 में। फिर फिलिस्तीन को इतना यहाँ पर कब्जा कर लिया और इतना यहाँ कब्जा कर लिया। फिर 1967 में इतना यहाँ कर लिया, फिर इतना यहाँ कर लिया, और अभी 2016 में ये सिर्फ फिलिस्तीन का अस्तित्व इतना ही बचा, बाकी नहीं बचा, बाकी सब इजराइल हो गया है। आइए इस मैप में देखते हैं। ये है भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, आप ये देख सकते हैं। ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, और ये लेबनान है। इन चारों से लगता हुआ ये देश है इजराइल। और इसी के साथ में 3 जगह है, ये गोलन हाइट है, गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक है। इन तीनों को मिला करके अब खाली यही तीनों बचे हैं जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है, बाकी अब बचा नहीं है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम अमेरिका मानता है, और इसके बाद में भारत जो मानता है इसे एक देश का दर्जा देता है, लेकिन भारत से तेल अवीव मानता है। तेल अवीव यहीं कहीं पे है, तो तेल अवीव मानता है भारत। अभी हाल ही में लगभग 4-5 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएई के साथ अब्राहम अकॉर्ड करके यूएई से कहा गया कि आप इसे इजराइल को एक देश का दर्जा दीजिए। तो यूएई ने एक देश का दर्जा दिया अब्राहम अकॉर्ड के तहत। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है यही है कि फिलिस्तीनी इलाकों को लेकर के दिए गए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के बाद इजराइल ने भारत के साथ मदद की आशा की है। इजराइल लगातार भारत को अदालत के इस फैसले के खिलाफ कहने पर जोर दे रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है भाई कि पश्चिमी देशों के बड़े परिवर्तन की वजह से भारत इन सब में कहने से बच रहा है कि क्योंकि भाई फिलिस्तीन को भी देश मानता है, इजराइल को भी देश मानता है, तो कुछ भी ऐसा कहने से भारत अभी बच रहा है। इजराइल सोचता है कि कुछ सकारात्मक प्रक्रिया भारत दे, लेकिन अभी तो भारत ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आगे देखते हैं। हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा रांची में शुरू की गई है। ये 8वां नेशनल ओपन और 14 इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 चालू की गई है। इसमें से कुछ लगभग 2-3 एथलीट निकल करके आए हैं जो 2020 के जापान के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेन। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से मतलब झारखंड एसोसिएशन जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने 8वीं नेशनल ओपन और 4थी अंतरराष्ट्रीय रेसिंग वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। यह आयोजन जो है 13 से 14 फरवरी को मोहराबादी मैदान में शुरू किया गया है। प्रतिस्पर्धाओं के लिए 2 किलोमीटर की आयोजित की गई है, 2 किलोमीटर के रेंज में, और प्रतिभागियों को एक फिनिशर मेडल और प्रतिभागी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप सब हमारे इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और थैंक यू सो मच।